दिमाग के अंदर बैठ जाए। परागकण क्या चीज होती है? परागकण नर युग्मकोद्भिद का यानी कि पादपों के अंदर नर युग्मकोद्भिद का प्रतिनिधित्व करता है। प्रतिनिधित्व करता है। कौन करता है? परागकण। परागकण क्या होता है कि एक अगुणित संरचना है। किस प्रकार की? अगुणित संरचना। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है हम इसके बारे में पता लगाते हैं। इसका स्ट्रक्चर इसी प्रकार का होता है। अगर देखा जाए तो परागकण है वो गोलाकार भी हो सकता है। किस प्रकार का? गोलाकार भी होता है, त्रिकोणाकार भी होता है ना? ये परागकण की संरचना है। परागकण लघु बीजाणुधानी के जनन के द्वारा उत्पन्न होता है। और हम एक तरीके से देखें तो हम इसको लघु बीजाणु भी कह सकते हैं। ये परागकण की संरचना। अमूमन एक परागकण जो होता है वो दो चोलों में विभक्त रहता है। एक तो अंतचोल होता है और एक बाह्य चोल होता है। तो हम आपको बाह्य चोल और अंतचोल दोनों के बारे में बता ही देते हैं। ये जो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं ना, ये स्ट्रक्चर प्यारे विद्यार्थियों बाह्य चोल का है। अब देखो बाह्य चोल कौन कौन सा है, मैं इसे रेड पेन से आपको हल्का सा बता रहा हूं। ये भाग होता है बाह्य चोल। एक जगह मैंने रेड पेन नहीं यूज किया है, ये जगह आपको देखी होगी। इस जगह को अपन कह देंगे जनन क्षेत्र। ये वही संरचना है जो पराग नलिका का निर्माण करती है। और इसके अंदर अगर हम देखा जाए तो इसकी बाहरी संरचना, ये बाह्य चौल और ये होता है अंतचौल। प्यारे विद्यार्थियों, इस परागकण जब लघु बीजाणुधानी के द्वारा उत्पन्न होता है तब तक यह परागकण जो होता है वो एक केंद्रिकीय और एक कोशिकीय होता है। लेकिन जब भी जैसे ही परागकण लघु बीजाणुधानी से प्रस्फुटन के दौरान बाहर निकल जाता है तो उस वक्त इसके अंदर दो कोशिकाएं बन जाती है। इस एक कोशिका का नाम होता है जनन कोशिका। हम इसके बारे में पढ़ेंगे, जनन कोशिका क्या होती हैं। और दूसरी चीज, इसके अंदर एक कोशिका और होती है, उसका नाम है कायिक कोशिका या वृद्धि कोशिका। वृद्धि कोशिका कहेंगे। वृद्धि कोशिका, कायिक कोशिका, जनरेटिव सेल एंड वेजिटेटिव सेल। अब देखो ये परागकण की एक संरचना है। ये परागकण कैसे उत्पन्न हुआ? देखिएगा, मैंने बताया था आपको, मैंने कहा जब एक प्रपशु कोशिका होती है, मैंने कहा जैसे ये कोशिका है प्रपशु कोशिका, ये विभाजित होकर के दो प्रकार की संरचना का निर्माण करती है। हमने कहा था एक प्राथमिक द्वितीय कोशिका और एक बीजाणुजन कोशिका। और हमने कहा था कि बीजाणुजन कोशिका लघु बीजाणुमात्र कोशिकाओं की भांति काम करती है। लघु बीजाणुमात्र कोशिका लघु बीजाणु को उत्पन्न करती है। लघु बीजाणु जो होते हैं, हमने कहा था कि ये लघु बीजाणु इस प्रकार की एक संरचना द्वारा, मतलब चतुष्क कहेंगे, और ये खुले नहीं होते हैं प्यारे विद्यार्थियों, ये आपस में ये जुड़े होते हैं। जिस भित्ति के द्वारा जुड़े होते हैं उस भित्ति का नाम होता है कैलोज। और ये पदार्थ जो होता है ये कैलेज नामक एक एंजाइम के तरीके वजह से ये विघटित हो जाता है। और विघटित होने के कारण ये परागकण, ऐसे परागकण दूर दूर तक फैल जाते हैं। और अगर मैं बात करूं इन परागकणों के बारे में तो ये दो चौलों में विभक्त रहता है। अब इसके बारे में डिफाइन यहीं से करेंगे। और ये रिक्तिका,
परागकण अलग अलग आकार के होते हैं, अलग अलग उनकी साइज शेप होता है। अगर मैं बात करूं तो परागकण के बारे में, इनका जो व्यास होता है 20 से 25 माइक्रोमीटर होता है, लेकिन कुछ परागकण इससे बड़े भी होते हैं। हमें याद होगा एक पौधे के बारे में, इस पौधे का नाम आपने सुना ही होगा। इस पौधे का नाम है मिराबिलस जाल्पा। ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपूर्ण प्रभाविता के लिए इस पादप का चुनाव किया था और इसके परागकण सबसे बड़े होते हैं, यानी कि करीबन 200 माइक्रोमीटर व्यास के होते हैं। अब देखो किसके, मिराबिलस जाल्पा के क्या होते हैं, सबसे बड़े परागकण। अच्छा, और विज्ञान की वह शाखा जिसमें परागकणों के बारे में अध्ययन किया जाता है पैलिनोलॉजी कहा जाता है। हम यहाँ लिख देते हैं ताकि हमें समझ में आए, लिखे हम, विज्ञान की वह शाखा जिसमें परागकणों का अध्ययन किया जाता है विज्ञान की वह शाखा जिसमें परागकणों का अध्ययन किया जाता है पैलिनोलॉजी कहते हैं। बाह्य चोल की बात करते हैं। एक परागकण दो विभिन्न भागों में बंटा होता है, एक का नाम होता है बाह्य चोल और दूसरे का नाम होता है अंतचोल। तो प्यारे विद्यार्थियों, बाह्य चोल होता है ना, वो एक हमने एक पढ़ा था कि प्रोयूबिस्काय और यूबिस्काय, एक परत, एक कोशिका वसीय प्रकृति की हो जाती है तो वो यूबिस्काय है, और अगर वो वशीय प्रकृति को माफ कीजिएगा तो होती है, लेकिन अगर स्पोरोपोलेनिन जम जाता है तो वो यूबिस्काय, और अगर स्पोरोपोलेनिन नहीं जमा है प्रोयूबिस्काय। ये वही भाग स्पोरोपोलेनिन जिसका जिक्र किया जाता है, बार बार परीक्षा के अंदर सवाल पूछा जाता है, परागकण का बाहरी संरचना किस पदार्थ से बनी होती है? स्पोरोपोलेनिन। किसी भी जीव के जीव जगत का सबसे कठोर पदार्थ ये होता है। ये एक ऐसा कठोर कार्बनिक प्रतिरोधी पदार्थ है जो न तो अम्ल से विघटित होता है और न ही क्षार से, और प्रतिकूल परिस्थितियों में इसको बने रहने की क्षमता प्रदान करती है। अमूमन क्या होता है, अगर मैं प्रतिकूल कहूं, अनुकूल को जैसे भी कहें, कुछ ऐसे परागकण होते हैं जिनकी जीवन क्षमता बहुत कम होती है। अगर हम इनकी जीवन क्षमता की बात करें तो जीवन क्षमता कम कैसे, जैसे स्पोरोपोलेनिन इनको नुकसान पहुंचाने से, भाई बाहरी भौतिक कारकों से इनको बचाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी परागकण होते हैं जो स्पोरोपोलेनिन कितना भी रखे, उनको तो है वो एक निश्चित अवधि के बाद में निष्क्रिय होना पड़ता है। जैसे मैंने कहा कि गेहूं के परागकण है अधिकतम जैसे 30 मिनट तक सुरक्षित रह सकते हैं, 30 मिनट तक वह सुरक्षित रह सकते हैं जब उनका प्रस्फुटन हो, उसके बाद की बात है। जैसे मैंने गुलाब की बात कर दी, इनके जो परागकण है वो लगभग 30 दिन तक रह सकते हैं, लगभग 30 दिन तक रह सकते हैं। तो उसके बाद में हम बात करते हैं बाह्य चोल के बाद में अंतचोल। देखो बाह्य चोल वाला ये भाग, ये बाह्य चोल, एक जगह पर बाह्य चोल नहीं है, उस जगह को जनन छिद्र कहेंगे। ये पराग नलिका का निर्माण करती हैं। ये क्या करती हैं, पराग नलिका का निर्माण कैसे करेंगे ये भी आपको बताएंगे। फिर अंतचोल, तो अंतचोल क्या होता है कि इसके अंदर वाला भाग, ये जो भाग आपको दिख रहा है अंतचोल, जो पैक्टिन और सेलुलोज से मिलकर के बना होता है, पैक्टिन और सेलुलोज से मिलकर के बना होता है। और हमने कहा कि जब जैसे ही लघु बीजाणु धानी में से परागकण उत्पन्न होता है तो उस समय एक केंद्रीय एक कोशिकीय होता है, लेकिन जैसे ही वो लघु बीजाणु धानी के बाद बाहर आ जाता है तो उस वक्त इसमें एक कोशिका विभाजित होकर के दो कोशिकाओं का निर्माण करेगी। इसमें से ये कायिक कोशिका होती हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो कायिक कोशिका है ये बड़ी कोशिका है, कायिक कोशिका है, ये बड़ी कोशिका है।
और ये जो जनन कोशिका है ये छोटी कोशिका है। ये कैसी कोशिका है? ये छोटी कोशिका है। अब इसमें बड़ी कोशिका कौन सी है? बड़ी कोशिका कायी कोशिका है, वेजिटेटिव सेल। और छोटी कोशिका कौन सी है? ये जनन कोशिका। अब देखो कायिक कोशिका जो होता है उनके ये भी कहा जाता है कि जो कायिक कोशिका होती है उनकी कायिक कोशिका की कोशिका द्रव्य में जनन कोशिका है वो तैरती रहती है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि ये जो जनन कोशिका है, ये जो जनन कोशिका है ये समसूत्री विभाजन के द्वारा, किनके द्वारा? समसूत्री विभाजन के द्वारा दो प्रकार के युग्मकों का निर्माण करेगी। उन युग्मकों को अपन कहेंगे नर युग्मक। वो परागण के जो परागणकरण के पश्चात की क्रिया होती है। लेकिन जो हम कहेंगे कि जब जैसे ही परागण जो होता है इसमें क्या होता है, देखो एक मैं बात बता देता हूं आपको। ये मैं अगर स्त्री केसर की बात करूं तो स्त्री केसर की वर्तिका अग्रभाग, वृत्तिका और अंडाशय, यहाँ पर म्यूसिलेज नामक पदार्थ का एक चिपचिपा पदार्थ का आवरण होता है। ये परागण जैसे यहाँ जो चिपक जाते हैं किसी न किसी माध्यम से, हवा के द्वारा है या फिर किसी कीट पतंगों के द्वारा है, मधुमक्खी के द्वारा, भ्रम के द्वारा, अनेक प्रकार के। जब जैसे ही परागण यहाँ आकर के चिपक जाते हैं तो ये क्या अपनी अनुकूलतम परिस्थितियां प्राप्त करने के पश्चात यहाँ से अपना भोजन है वो ग्रहण करने लगती हैं। और भोजन ग्रहण करने के बाद में ये क्या करता है कि ये जो जनन छिद्र आपको दिख रही है, ये जनन छिद्र यहाँ से वृद्धि करके एक पराग नलिका का निर्माण कर देगी। और ये वही नलिका घूमते घूमते इनके अंडाशय के भीतर प्रवेश कर देगी। ऐसे इस तरीके से जो बीजांड के भीतर प्रवेश कर देगी। वो अलग प्रकार है, मैं आपको आगे बताऊंगा जो किस प्रकार की स्ट्रक्चर। तो कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो हम इसको पराग नलिका भी कह सकते हैं। लेकिन ये दोस्तों ये पराग नलिका का निर्माण जो होता है वो इससे वर्तिकाग्र तक पहुंचने के बाद में होता है। और हम ये भी कहेंगे कि इसमें जो नर युग्मक है ये परागकण ये हमेशा अगुणित होता है। कैसा होता है प्यारे विद्यार्थियों? अगुणित होता है। अब एक बार दोबारा देख लेते हैं कि ये नर युग्मकोद्भिद का प्रतिनिधित्व करता है और ये अगुणित है, ये गोलाकार और ये त्रिकोणाकार की संरचना होती है। जीवन क्षमता की बात करें तो ये बहुत कम समय तक सुरक्षित रहता है। गेहूं के अंदर परागण 30 मिनट तक होता है और गुलाब के अंदर परागण 30 दिन तक रहता है। बाह्य चोल और अंत चोल दो भागों में ये बंटा होता है। ए और बी मैंने नाम लिखा। बाह्य चोल स्पोरोपोलिन पदार्थ है, जहां नहीं होता उसको जनन छिद्र कहेंगे। जनन छिद्र पराग नलिका का निर्माण करते हैं। और कायिक और ये जो जनन कोशिका, इनके अंदर दो कोशिका विद्यमान होती है। कायिक कोशिका बड़ी होती है, जनन कोशिका छोटी होती है। समसूत्री विभाजन के द्वारा दो नर युग्मकों का निर्माण करती हैं। दो नर युग्मकों का निर्माण करती है, हमने ये कहा। इसके बाद व्यास की बात करें तो 20 से 25 माइक्रोमीटर व्यास के होते हैं। 200 माइक्रोमीटर व्यास के होते हैं, उसको कहेंगे मिराबिलस जालपा। और विज्ञान की वह शाखा जिसमें परागकणों का अध्ययन किया जाता है पेलिनोलॉजी कहती है। और एक चीज और बता दो प्यारे विद्यार्थियों कि परागकण जो होते हैं हमारे लिए, शरीर के लिए कभी कभी बेहद हानिकारक और गंभीर वेदना पैदा कर देते हैं। ब्रोंकाइटिस और ये अस्थमा वगैरह ये रोग है जो श्वसन संबंधी विकार पैदा कर देते हैं। कौन? परागकण। तो परागकण है वो श्वसन संबंधी विकार पैदा करते हैं। जैसे श्वसन संबंधी मैं कहते हैं श्वसन संबंधी रोग भी उत्पन्न करते हैं। श्वसन संबंधी रोग भी उत्पन्न करते हैं, जैसे ब्रोंकाइटिस। क्या नाम? ब्रोंकाइटिस। क्या नाम है दोस्तों? ब्रोंकाइटिस। जैसे मैंने कह दिया अस्थमा। क्या नाम कह दिया? अस्थमा। और जैसे कुछ जीवों के भीतर इस परागकण की वजह से एलर्जी भी हो जाती है। अब एलर्जी कैसे होती है? देखो, वे पदार्थ जो एलर्जी उत्पन्न करते हैं उनको एलर्जन कहेंगे। क्या कहेंगे? एलर्जन। और एलर्जन के द्वारा हम कहेंगे कि शरीर के ऊपर लाल रंग के चकत्ते, खाज खुजली होना, है ना, एक प्रदाह की क्रिया की पूर्व संकेतक प्रक्रिया जो एलर्जी होती है वो परागकण धूल की चिचड़ी जैसे कणों से होते हैं। बहुत सूक्ष्म कण होते हैं, शरीर के भीतर चले जाते हैं। और आपने देखा होगा कि मास्ट कोशिकाओं के द्वारा सीरोटोनिन और हिस्टामिन पदार्थ के स्त्रावन के कारण एलर्जी उत्पन्न होती है। तो एक एलर्जन के तौर पर काम करते हैं। एलर्जन का मतलब वे कारक जिनकी वजह से एलर्जी उत्पन्न होती है। तो ये एलर्जन के तौर पर है, वो एक परागकण काम करता है एक एलर्जन के तौर पर। लेकिन कुछ परागकण होते हैं वो पश्चिमी देशों की अगर मैं बात करूं तो वहां पर क्या करता है कि एक मधुमक्खी द्वारा परागित जो परागकण जो होते हैं वो क्या करते हैं कि बी पोलन नामक एक टैबलेट होती है
और ये जो बी पोलेन टैबलेट क्या करते हैं, ये शक्तिवर्धक के तौर पर काम लेते हैं। जैसे तेज दौड़ने वाले अश्वधावक है, उनको इस प्रकार की टैबलेट खिलाई जाती है ताकि वो ऊर्जावर्धक यानी कि शक्तिवर्धक के तौर पर काम करते हैं। और जिस प्रकार मैंने कहा कि हम शुक्राणु को शुक्राणु बैंक में सुरक्षित रख सकते हैं, हम बीज को बीज बैंक में सुरक्षित रख सकते हैं, उसी प्रकार -194 डिग्री नाइट्रोजन द्रव पर -194 डिग्री नाइट्रोजन द्रव पर पराग कणों को लंबे समय तक पराग बैंकों में सुरक्षित रखा जा सकता है। दिस इज मोस्ट क्वेश्चंस। देखो ये है कि पराग बैंकों में परागकण को इस प्रकार सुरक्षित रखा जा सकता है -194 डिग्री नाइट्रोजन द्रव पर। किसको रखा जा सकता है, नाइट्रोजन द्रव पर किसको रखा जा सकता है, इनको मैं 196 डिग्री मैंने लिख दिया है यहाँ पे नाम, 196 डिग्री नाइट्रोजन द्रव पर किसको रखा जा सकता है, इनको परागकणों को लंबे समय तक। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप इसका जल्दी से एक चित्र बना लीजिएगा, इसके बाद में आगे की क्रियाएं शुरू होगी। लेकिन दोस्तों देख लीजिएगा कि इस जो परागकण है, ये जो परागकण आपको संरचना दिखाई दे रही है, इसके चारों तरफ कभी कभी एक तैलीय रंग की एक संरचना पाई जाती है। इन तैलीय रंग की संरचना को अपन क्या कह देंगे, पोलेन किट कह देंगे। इनको अपन क्या कह देंगे, पोलेन किट। अगर हम एक तरीके से देखा जाए तो वो पोलेन किट होता है ना, वो इन परागकणों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। कुछ वैज्ञानिकों का इसमें अलग अलग राय है और वो अपन पढ़ेंगे कि किस प्रकार से भाई वैज्ञानिक कौन कौन सी प्रक्रिया है वो दर्शाते हैं। तो पोलेन किट की बात कर देते हैं, उसके बाद में बात करते हैं इन परागकण के संरचना के बारे में। तो देखो पोलेन किट, तो ये क्या होता है कि परागकण के बाहर तैलीय संरचना पोलेन किट कहलाती है। क्या कहलाती है, पोलेन किट कहलाती है। अब इसका कुछ वैज्ञानिक अलग अलग काम बता रहे हैं। क्या काम है, कुछ वैज्ञानिक ये कहते हैं कि ये पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है, ये अल्ट्रावायलेट रे से किरणों से सुरक्षा करती है। अच्छा, कुछ वैज्ञानिक अलग अलग भी मानते हैं। कुछ वैज्ञानिक क्या कहते हैं कि यह कीटों को आकर्षित करती है। क्यों, ये तैलीय जैसी रचना और चिपचिपा और गंध युक्त होती है, इस कारण कीट है वो परागकण की सतह तक आते हैं और वो परागकण के जो उनके पंखों तक चिपक जाते हैं ताकि वो पर परागण की क्रिया को दर्शाएं। ये पोलेन किट का, और इस पोलेन किट संबंधी जो भी कार्य है वो टेपिटम पोलेन किट से संबंधित आवश्यक पदार्थों का संश्लेषण करता है। कौन करता है, टेपिटम। ये वही टेपिटम जो क्या करता है, परागकणों को पोषण प्रदान करता है, परागकणों को पोषण प्रदान करता है। कौन टेपिटम, ये वही टेपिटम पोषक जो लघु बीजाणुधानी के कोनों पर पाई जाती है। बीजाणुजन उत्तक जो होता है उनकी वजह से ये टेपिटम उत्पन्न होती है। हमने वो 4 परतों के बारे में पढ़ा था, उनमें चौथी परत का नाम टेपिटम या पोषक है। आप इससे जल्दी से उतार सकते हैं ताकि इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। और देखो दोस्तों, इसके बाद मैंने अपन पढ़ देते हैं पोलेनियम या परागपिंड। कुछ पौधों में क्या होता है, कुछ पौधों में क्या होता है दोस्तों कि परागकण जो होता है वो बहुत सारी संरचना मिलकर के और एक गुच्छे नुमा संरचना बना देते हैं। बहुत सारी परागकण आपस में मिलकर के गुच्छे नुमा संरचना बन जाते हैं। इस प्रकार
तो हम उसको कह देंगे जो पराग पिंड कह देंगे, पोलेनियम कह देंगे। इस प्रकार की संरचना बना देते हैं। जैसे आग के अंदर पाया जाता है, अपन ने कैलोट्रोपिस प्रोसेरा आग का वैज्ञानिक नाम है, और इसके अंदर इस प्रकार की संरचना आपने देखी होगी, है ना। इसको पराग पिंड या पोलेनियम कहेंगे। क्या कहेंगे? पराग पिंड या पोलेनियम, पोलेनियम कह सकते हैं, है ना। और उदाहरण के लिए कैलोट्रोपिस प्रोसेरा यानी कि आग, आग डायग्राम बना सकते हैं। इसके बाद देखो दोस्तों, मैं आपको ये बता देता हूं कि अमूमन क्या होता है कि जो लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं विभाजित होकर के अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण करते हैं, है ना। ये करते हैं कि नहीं करते हैं? तो वो धीरे धीरे वो प्रक्रिया मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी। लेकिन अमूमन क्या होता है कि 4 लघु बीजाणु एक साथ में बनती हैं। तो वो 4 मैंने कहा इस प्रकार से हो सकती हैं, और वो 4 इस प्रकार से भी हो सकते हैं, और वो 4 इस प्रकार से भी हो सकते हैं, और वो 4 इस प्रकार से भी हो सकते हैं। 1 2 3 और एक पीछे 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे इस प्रकार हो सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि चतुष्क, इसको अपन चतुष्क कहेंगे, लेकिन कभी कभी क्या होता है, इनके सिवाय 4 के सिवाय एक से अधिक परागकण बन जाते हैं। 4 के सिवाय अलग अलग प्रकार के परागकण और अधिक परागकण बन जाते हैं। यानी कि जब चतुष्क लघु बीजाणु न होकर के और चतुष्क से ज्यादा हो, तो उस स्थिति को अपन बहुबीजाणुकता कहते हैं। बहुबीजाणुकता कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुबीजाणुकता कहते हैं। तो ये संरचना इनकी होगी। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, अब हम बात करते हैं कि जो परागकण है, ये एक परागकण, तो इस परागकण के अंदर मैंने कहा था कि एक तो जनन कोशिका पाई जाती है, और दूसरी होती है कायिक कोशिका। ये तो बड़ी होती है। क्या होता है कि जैसे मैंने लघु बीजाणुधानी का एक स्ट्रक्चर बना दिया, जल्दबाजी में मैं बना रहा हूं दोस्तों, है ना। लघु बीजाणुधानी स्ट्रक्चर, यहां से जब परागकण बाहर आएगा तो इस लघु बीजाणुधानी का जो केंद्रक जो होता है, इस लघु बीजाणु का केंद्रक जो होता है, लघु बीजाणुधानी से बाहर आने के बाद लघु बीजाणु का केंद्रक जो होता है, ये केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर के और 2 कोशिकाओं का निर्माण करेगा। एक कोशिका का नाम तो हो जाएगा कायिक कोशिका जो बड़ी होती है, और दूसरी कोशिका का नाम होगा जनन कोशिका। जो जनन कोशिका है वो कैसी होती है? छोटी होती है। कैसी होती है? छोटी होती है। हमने यही कहा। और जनन कोशिका, ये भी कहा जाता है कि जनन कोशिका कायिक कोशिका के कोशिका द्रव्य में, ऐसा भी कहीं कहीं लिखा होता है। लेकिन परीक्षा के अंदर सवाल पूछा जाएगा। सवाल क्या पूछा जाएगा? कायिक कोशिका और जनन कोशिका में अंतर बताइए। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्या होता है कि इसके बाद अंतर यह है कि इसके अंदर डीएनए की मात्रा तो समान होती है, एक तो बड़ी एक छोटी। डीएनए की मात्रा, इसमें आपको ध्यान रखना है कि डीएनए की मात्रा इन दोनों के अंदर बराबर होती है। क्या होती है? बराबर होती है। किसकी मात्रा? डीएनए की। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल की, ठीक है। आरएनए की मात्रा अलग अलग होती है। अब देखो जनन कोशिका क्या करती हैं कि जैसे ही हमने कहा कि ये वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, तो जैसे ही वर्तिकाग्र तक पहुंचेगा तो ये क्या किसका निर्माण कर देगा? पराग अंकुरण का निर्माण कर देगा, यानी कि पराग नलिका का निर्माण, पराग अंकुरण हो जाएगा। तो पराग नलिका का निर्माण कौन करेगा? पराग नलिका का निर्माण करेगा जनन छिद्र, ठीक है, कर दिया। तो जनन छिद्र ने जैसे ही पराग नलिका का जो निर्माण किया है, तो इसमें से क्या होगा कि ये जो
ये जो कोशिका जो होती है ये परागण की बाद की प्रक्रिया है। ये जो जनन कोशिका होती है ये इसी पराग नलिका के अंदर दो नर युग्मक को छोड़ देगी, यानी कि समसूत्री विभाजन के द्वारा यही जनन कोशिका दो नर युग्मकों का निर्माण करती है। किसमें, कहां करती हैं? इसमें पराग नलिका के अंदर। और पराग नलिका का निर्माण कब होता है? जब परागकण जो होता है वो वर्तिकाग्र तक पहुंचे उसके बाद। लेकिन सवाल एक बनता है कि क्या कोई ऐसे पादप है जहां पराग नलिका का निर्माण वर्तिकाग्र तक पहुंचने से पहले ही हो जाता है? बिल्कुल, उसका नाम क्या? कुल्फा, बंदरबाटी। ये ऐसे पौधे हैं, बंदरबाटी ऐसे पौधे, इनके